हेलो डियर स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हो आप सभी लोग। चलिए हम लोग आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेशक बात लगती है कि बहुत आसान है, लेकिन ध्यान देना फंडामेंटल्स आपके मजबूत होने ज़रूरी हैं। इंग्लिश आपकी तभी मजबूत होगी जब सारे टेंसेज आपके मजबूत हों। और टेंस ये इतना सहज नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। होता क्या है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लेते हो, आपको लगता है कि ये टेंस आता है, लेकिन इंग्लिश केवल यही नहीं खत्म हो जाती है। अगर ऐसा होता तो आगे तक चलकर आपको प्रॉब्लम बार बार नहीं आती। तो हम लोग टेंस पढ़ेंगे और वो इस एंगल से पढ़ेंगे कि आगे चल करके हमको उन्हीं प्रॉब्लम से बार बार फेस न करना पड़े, सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो उनको इस एंगल से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सारी शंकाएं एक बार में क्लियर होती चली जाएं। तो पहले डाउट्स सामने लाए जाएंगे, डाउट्स होंगे तब आपको क्लियर होंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलो पहले टेंस को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहां से एक लाइन खींच रहे हैं। मैंने एक लाइन ली, ये आपका पास्ट होगा जो टाइम पीछे जा रहा है, और जो आगे जा रहा है वो बेशक क्या होगा, फ्यूचर होगा। ठीक है, और ये पॉइंट जो मैंने बीचों बीच लगाया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है कि प्रेजेंट टेंस यहीं पर हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, आप लोगों से कहा जाता है जरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो छोटी क्लास में जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो क्या कहते हैं, वाक्य के अंत में लगा होता ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, इस तरह के शब्द आए तो आप जान जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बात बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह सही है। वो बेसिक्स हमें हमेशा ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए कि जब भी प्रॉब्लम आएगी तो जो आधार हमने बनाया है उस पर हमें लौट कर आना पड़ता है, लेकिन वहीं पर खड़े नहीं रहना, उसको इम्प्रूव करना है। तो जरा हम उसके बेसिक कंसेप्ट को समझें कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या है। क्योंकि ता है ती है में आप फंसे हो, तो आपने कहा मोहन घर जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम प्रतिदिन स्नान करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन मैंने कह दिया किसान ने खेत जोता है, मजदूर ने कमरा पोता है। अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है ना। तो समझो कैसे ये प्रेजेंट है। कोई काम ऐसा था जो इस समय भी होता था और आगे भी होता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए सूर्य का पूर्व में उगना, आप पीछे जाइए, पूर्व में उगता था, और पीछे जाइए, पूर्व में उगता था। हजारों लाखों साल पहले चले जाइए, पूर्व में ही उगता था। आज भी सूर्य पूर्व में उगता है। आगे चले जाइए, फ्यूचर में पूर्व में ही उगता रहेगा। तो अब एक ऐसी घटना जो भूतकाल से चली आ रही है अभी तक, और अभी से अभी भविष्य काल तक चलती चली जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ जो घटना आमतौर पर हमेशा होती है या अक्सर होती है उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। क्योंकि आप बताओ ऐसी घटना जो भूतकाल से भी आ रही है, भविष्य में भी होती रहेगी, उसको हम किस टेंस में दिखाएं, क्या पास्ट में दिखाएं या फ्यूचर में दिखाएं। तो उसको हमने मान लिया बेसिक पॉइंट प्रेजेंट। क्योंकि जिस पल हम जी रहे हैं वो हमारे साथ भी घटना चल रही है और हमारे साथ आगे तक चलती चली जाएगी। और जब से हम हैं तब से चल रही है। ठीक है ना, जब से हम हैं तब से चल रही है, शायद उसके पहले से भी चल रही होगी। कई घटनाएं ऐसी हो सकती, आज भी है और शायद आगे चलती रहेगी, या कुछ तो घटनाएं कंफर्म है चलती ही रहेंगी। तो ऐसी चीजों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई कि हमेशा होने वाला या अक्सर होने वाला काम आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाएंगे। हाँ, उस पहचान को याद रखिएगा कि ता है, ती है, ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अपनी जगह सही है। ठीक, फिर आदत, हैबिट। हमने कहा मुर्गा सुबह सुबह बांग देता है, मुर्गे की आदत है। मुर्गा नाम का जो जीव है आज से हजारों साल पहले पाया जाता होगा, वो भी वही करता था। जो आज के मुर्गे हैं वो भी वही करते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां भी यही करेंगे, सवेरे से बांध देंगे।
और कुत्ता अजनबियों पर भौंकता था, भौंकता है, भौंकता रहेगा। यानी कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। बात ठीक है, समझ में? हाँ, और एक चीज और, लाइव कमेंट्री किसी चीज की जा रही हो, सजीव वर्णन, खेल चल रहा है, गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, हिंदी में निकला किया, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द बॉलर स्टार्ट्स टू रन। ठीक है, फिर गेंदबाज ने गेंद फेंकी, ही बॉल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। बल्लेबाज ने गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर भेज दिया, द बैट्समैन हिट्स द बॉल फॉर 4। ठीक है, तो हिंदी में देखा जाए तो आ ई ए निकल रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पर हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, क्योंकि लाइव कमेंट्री जो हो रही है सजीव वर्णन। सजीव वर्णन और मामलों में हो सकता है, जैसे कि हम रेसिपी कोई बना रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि मैंने कुछ आलू लिए, आई टेक सम पोटैटोज, मैंने उन्हें छील लिया, आई पील देम, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिया, कट देम इनटू पीसेस, फिर आई वॉश देम, मैंने उन्हें धो लिया। तो हिंदी में तो आ ई ए निकल रहा है, लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो भी आप सजीव वर्णन करते चले जा रहे हो उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखोगे। तो ठीक है, कुछ चीजें आपने पहचान ली, जैसे जो बातें हमेशा लागू होती हैं, ये जो काम हमेशा होता है या अक्सर होता है, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। आदत संबंधी बातों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। सजीव वर्णन जो चल रहा है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। ठीक है, और ता है ती है का बेसिक जो आधार है वो तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसमें हमें यह ध्यान देना होगा कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर यूज किया है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करिए, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज करिए। यानी फार्मूला को क्या ध्यान देना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका जुड़ेगा सिंगुलर वर्ब, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है उसके साथ प्लूरल वर्ब। ओके, जिन बच्चों ने सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाने का जो टॉपिक है अटेंड किया होगा तो उन्हें पता होगा कि नाउन प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ देते हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक फार्मूला है वो जो सब कोई जानते हो यही है कि नाउन को अगर प्लूरल करना है तो उसमें एस या ई एस जोड़ दो। ठीक है, लेकिन वर्ब के साथ अगर आप यही बात करेंगे, एस या ई एस जोड़ेंगे तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि वर्ब की जो आपकी फॉर्म होती हैं, आपकी V1 हो गई, V2 हो गई, V3 हो गई, V4 आपकी हो गई, इसको ऐसे लिख लो, V4 हो गई और V5 हो गई। ठीक, तो जो V1 है आपकी वर्ब की पहली फॉर्म, ये हमेशा ही आपकी प्रेजेंट टेंस में होती है और ये प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म जो होती है आपको पास्ट दिखाती है, थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट टेंस के लिए यूज होती है, पार्टिसिपल्स यूज होते हैं, मतलब ये पार्टिसिपल्स दिखाती है, एडजेक्टिव तरह काम करती है। और वर्ब की जो चौथी फॉर्म है ये वास्तव में क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और पांचवी फॉर्म बनती है अगर हम पहली फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर दें। ठीक है, तो वर्ब की पहली फॉर्म जो है ये आपकी प्लूरल सब्जेक्ट को दिखाती है, तो प्लूरल वर्ब हो गई है। ठीक, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें वर्ब में एस या ई एस लगा करके उसे सिंगुलर बनाना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं कि रट लेते हो एक बात को कि ये सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब में एस लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, इसके साथ ये लगा देते हैं, इसके साथ ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। तो देखो बेटा समस्या यहाँ पर है, रटने में देखो मेरा कोई नुकसान नहीं, आप लोग रट लो, लेकिन रटा हुआ पता है ना दिमाग पर एक लोड देता है। तो रटने के बजाय किसी चीज को जान लो कि वो ऐसा क्यों होता है, और जब आप जान लोगे कि वो ऐसा क्यों होता है तो समझने के बाद कोई प्रॉब्लम रह नहीं जाएगी।
है ना। तो देखो आपने ये समझ लिया अच्छे से कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाना। ठीक, तो पहली फॉर्म जो होगी वर्ब की वो प्लूरल के साथ होगी, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, क्लियर। और पहली फॉर्म में एस या एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी, उसी को हम लोग वर्ब की पांचवी फॉर्म भी कह सकते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है कि वर्ब में हम कब एस लगाएंगे और कब ईएस लगाएंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रख लेना कि वर्ब के अंत में अगर लगा है ओ, एस एच, सी एच, एस या डबल एस या जेड या एक्स, ऐसा कोई भी अक्षर आ जाए तो आपको वर्ब में क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। ठीक है, इनमें से कोई भी अक्षर अंत में लगा हुआ दिख जाए वर्ब के तो आप उसमें ईएस जोड़ देना, और अगर इनमें से कोई अक्षर नहीं है तो सीधे एस जोड़ना और वो सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, मोस्टली तो आपको ओ लगा हुआ ही मिलेगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान देना कि क्या होता है कि इनमें हो तो आप ईएस लगाएंगे, और ईएस जोड़ने का काम भी केवल इसलिए होता है कि उच्चारण की सुविधा के लिए, और कोई कारण नहीं है कि इसमें भी नियम बना दिया गया कि यहाँ ये लगाना चाहिए वहां वो लगाना चाहिए, ऐसा नियम जैसी बात नहीं है। ईएस लगाने के कारण आप इनका उच्चारण सुविधाजनक तरीके से कर सकोगे, इजिली हो जाता है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस देम नेचुरली। ओके, चलो अब इनके स्ट्रक्चर्स पर डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा सेंटेंस। पहले चलिए हम असर्टिव में से लेते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा वो ध्यान देना। तो देखो बेटा, इंग्लिश का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सब में वही होता है कि सबसे आगे वाक्य का सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में हम पूरी कहानी आगे कहने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है, और शेष भाग प्रेडिकेट है। ये आप लोगों को जिन्हें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना समझ में आते हो वो लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट मैंने यूट्यूब में डाल रखा है, उसे डिटेल से जाकर समझ लें। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। मेन स्ट्रक्चर यही होता है, पर इसी को अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 1 जो कहता है कि सबसे आगे आप वाक्य का सब्जेक्ट लगा दें। ठीक है, फिर इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दें। ठीक, फिर इसके बाद जो भी आपका वाक्य का ऑब्जेक्ट हो इसे रख दो। इसके बाद जो कुछ बचा खुचा है अदर वर्ड्स वो आपको यहां पर रखने हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो बेटा, इसके लिए आप चाहो तो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस से सीख लो, और चूंकि जो हमारे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आए हुए स्टूडेंट्स हैं वो लोग ट्रांसलेशन मेथड से ही सीखते हैं, तो चलिए हम लोग उसी को ले रहे हैं, ट्रांसलेशन मेथड को। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले हिंदी में एक सेंटेंस लेंगे और फिर उसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं उसको देखते हैं। रॉबर्ट, ये आपका ए नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक, रॉबर्ट अपना काम समय से पूरा करता है। रॉबर्ट अपना काम समय से पूरा करता है, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 दिया। अब जरा इसमें ध्यान दो, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बात हो रही हो। किसके बारे में बात हो रही है? रॉबर्ट के बारे में बात हो रही है, तो यानी हमारा सब्जेक्ट हुआ रॉबर्ट। हमने रॉबर्ट लिख दिया यहां पर, रॉबर्ट। ठीक, इसमें एक्चुअली रॉबर्ट के प्रोनाउंसिएशन में ऊपर एक चाम लगी होती है, तो रॉबर्ट नहीं रॉबर्ट ऐसे पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करता है। क्या करता है? पूरा करता है। आप ले लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट्स।
कंप्लीट्स क्यों लिया? रॉबर्ट सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब को हम सिंगुलर बनाएंगे। वर्ब थी कंप्लीट, सिंगुलर बनाने के लिए अंत में जोड़ दिया एस, ठीक है, कंप्लीट्स। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उस काम पर पड़ रहा है जिसको पूरा कर दिया जा रहा है। तो रॉबर्ट कंप्लीट्स हिज वर्क समय से इन टाइम। यहां पर हमें रॉबर्ट की आदत देखने को मिली, करता है वो बात अपनी जगह ठीक है कि ता है निकल रहा है सेंटेंस के अंत में, लेकिन रॉबर्ट की एक ऐसी हैबिट है कि वो अपना काम समय से पूरा करता है, यानी पास्ट में भी उसका वही आदत रही है, प्रेजेंट में चल रही है, फ्यूचर में रहेगी, इसीलिए उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रख रहे हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। गीता प्रतिदिन अपने दांत साफ करती है। किसके बारे में बात हो रही है? गीता के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? गीता। तो हमने यहां पर लिखा गीता साफ करती है, साफ करती है, क्लीन्स। क्या साफ करती है? साफ करने का एक्शन किस पर हो रहा है? अपने दांत। हर प्लूरल में आएगा टीथ। प्रतिदिन एवरीडे या डेली, जो लिखना हो आप लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। हाँ बेटा, एक चीज और वॉच करना, हिंदी से इंग्लिश बनाते समय क्या होता है, आप पहले सब्जेक्ट लिख लो अपना, ठीक है, फिर हिंदी में पीछे से आ जाओ। पूरा करता है, कंप्लीट्स। अपना काम, अगर हम समय से चाहते तो यहां भी लिख लेते हैं कि रॉबर्ट समय से अपना काम पूरा करता, तो वही अपना काम हिज वर्क इन टाइम। इसमें देखो सब्जेक्ट लिख लो, साफ करती है, क्लीन्स, अपने दांत, हर टीथ, प्रतिदिन, एवरीडे। तो ऐसा अक्सर आपको मिलेगा कि हिंदी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लो, फिर हिंदी का सेंटेंस पीछे से 1 बाय 1 लेना शुरू करो, इंग्लिश का सेंटेंस बढ़ाते जाओ, मैच कर लो आपका सेंटेंस पूरा हो गया कि नहीं, तो आप आराम से टैली कर लोगे। ठीक है बेटा, चलो स्ट्रक्चर नंबर 1 पर आधारित कुछ अभी हम लोग सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर और लेते हैं, थोड़ा जिससे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे लड़के इस मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखो, सब्जेक्ट है आपका वे लड़के, ठीक है, दोज बॉयज। ठीक, एक बात बच्चों की आप लोगों में ज्यादातर एक गलती होती है, आप में से कुछ स्टूडेंट करते हो दे बॉयज, ही मैन, ही बॉय। ये नहीं करना कि वह आदमी है तो आपने ही मैन बना दिया, वह लड़की है तो सी गर्ल बना दिया, ऐसा मत करना। ध्यान देना, आपका ही है, सी है, इट है और दे है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन किसी पर्सन के बदले आता है, यानी वहां पर अब आपको नाउन जोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रोनाउन अपने आप में सफिशिएंट है। तो फिर क्या करें, नाउन लगा हो तो उसको इशारा जो कर रहा हो, संकेत कर रहा हो, उस प्रोनाउन को लाइए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। अब प्लूरल है आपका दोज, तो दोज बॉयज, ठीक है, तो यहां पर आएगा दोज बॉयज। तो बात हो रही थी लड़कों के बारे में, तो एक्शन क्या है, क्या करते हैं लोग, खेलते हैं। तो प्लूरल है, प्लूरल लगाइए, बात सही भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, क्योंकि बेटा दोस्ती वगैरह जो है बराबर वालों में अच्छी होती है, तो यहां बराबर वाले हो गए। बहुवचन का नाउन है तो बहुवचन की वर्ब है। ठीक, तो दोज बॉयज प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। कहां खेलते हैं, इन दिस फील्ड। थोड़ा वो वाला फार्मूला लगा लेते हैं एक बार जो हमने पहले लगाया था। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट ले लिया और फिर पीछे चलते हैं, खेलते हैं, प्ले, क्रिकेट, इस मैदान में, ठीक है।
तो जब भी आपका सेंटेंस हिंदी में आपको मिले, पहले आप सब्जेक्ट लिख लो और पीछे से लेना शुरू करो। खेलते हैं क्रिकेट इस मैदान में, आपका सेंटेंस बन जाएगा। और जिन्हें बनाना आता उन्हें भी कोई टेंशन नहीं, वो टैली कर सकते हैं कि कहीं कोई चीज मिस तो नहीं हो गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाक्य में आते हैं। रोहन हमेशा मेरी सहायता करता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका है रोहन, ऑलवेज हेल्प्स मी। ठीक है, बात कर रहे हैं हम रोहन के बारे में, तो सब्जेक्ट हुआ रोहन बेशक। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हेल्प्स, और किसको सहायता देता है, एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा मुझ पर, तो मी। ये बीच में क्या आ गया यहाँ पर, कुछ बच्चे कहेंगे लास्ट में लगा देते, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, सेल्डम है, ये जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया के पहले लगाना है। मोटे मोटे तौर पे इतना याद कर लो। बाकी डिटेल में इनको कैसे यूज करते हैं, इनकी किस तरह सेंस लेते हैं, कैसी मीनिंग्स होती हैं, आगे चलकर इस चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको मोटे तौर पर इतना ध्यान देना, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद लगाते हैं। तो रोहन ऑलवेज हेल्प्स मी। ओके, चलो नेक्स्ट में आते हैं। गरिमा, गरिमा क्या करती है, नृत्य करती है। गरिमा के बारे में बात कर रहा है तो एक्शन इसका मतलब है नृत्य करती है, डांसेस। ओके, एस लगाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। डांसेस बहुत अच्छा, वेरी वेल। ठीक, वेल माने अच्छी प्रकार से, और बहुत अच्छी प्रकार से वेरी वेल। क्लियर। वह सदैव गरीबों की सहायता करता है, तो ही, फिर वही सदैव आया, ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। गरीब लोग, द पुअर। आप लोग पुअर्स मत कर देना, एडजेक्टिव में द लगाया प्लूरल नाउन के बराबर होता है वो। ठीक है, तो ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। आप लोग ये सारे सेंटेंसेस एक बार ध्यान से देख लो। आपके स्ट्रक्चर नंबर 1 पे जो भी सेंटेंस हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग बराबर मिलते ही रहेंगे। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, और तब तक आप इनको डिटेल से समझो, अच्छे समझो, प्ले करो, रिप्ले करो, और खुश रहो, एंजॉय करो लैंग्वेज को। फिर मिलते हैं।